ओके गाइस, सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। सभी को स्लाइड दिख रही है? सभी को मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? अगर नहीं आ रही हो तो अपने मोबाइल को रिफ्रेश कीजिए, लैपटॉप में देख रहे लैपटॉप को रिफ्रेश कीजिए, कंट्रोल आर प्रेस कीजिए। ऑलराइट, सो आई थिंक आवाज़ वगैरह सब आ रही, किसी को इशू नहीं है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास, राइट? सो दोस्तों, अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी, डिफरेंसेस के बारे में बात की, सोशल डिवीजन के बारे में बात की थी, राइट? कि किस तरह से सोशल डिफरेंसेस होते हैं वो डिवीजन में कैसे कन्वर्ट होते हैं, ठीक है ना? इफ यू नो हाउ टू मैनेज दिस सिचुएशन, इफ यू नो हाउ टू मैनेज द डाइवर्सिटी, देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, आप कंट्री को यूनाइट भी कर सकते हैं अगर आपको आता है तो, कि किस तरह से डाइवर्सिटी के साथ डील करें। अगर नहीं आता है तो सिविल वॉर या फिर डिवीजन भी हो सकता है कंट्री का, isn't it? सो आज हम बात करेंगे फोर्थ चैप्टर है एनसीईआरटी का, 10th क्लास की एनसीईआरटी का। कुछ कंटेंट है, आने वाले 40-50 मिनट में अपन ये सारी बातें करेंगे, ठीक है? कि बेसिकली जेंडर और पॉलिटिक्स से संबंधित है, कास्ट से संबंधित है पूरा टॉपिक है। सो किस तरह से जेंडर और पॉलिटिक्स और कास्ट एक दूसरे से इंटरलिंक है, और हाउ दिस बेसिकली एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ बेसिकली किस तरह से पॉलिटिकल स्फेयर को इम्पैक्ट करते हैं, या फिर पॉलिटिकल स्फेयर हमारी जो लाइफ है उसको इम्पैक्ट करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सारी चीज़ हम देखेंगे, वीमेन का रिप्रेजेंटेशन वगैरह कितना है, कम्युनल क्या होता है, रिलीजन वगैरह, ये सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। कास्ट इन द पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन द कास्ट, इस तरह से हम सारी चीज़ भी देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है कि जब समाज में, जब सोसाइटी में कुछ इनइक्वालिटी है या फिर सोशल डिफरेंसेस है या फिर सोशल डिवीजन है, स्टेबल हो जाता है या आवश्यक हो जाता है, ठीक है? पढ़ लिया था, ठीक है? किस तरह से वो गैप वगैरह होता है, राइट? तो सब वॉइस क्लियर नहीं आ रही। घूमता है। So if you know the detail of the Article 15, then you will be in a position to understand the whole aspect, isn't it? So let me see who is coming. Okay. Anyway, yeah. So Article 15 क्या बोलते हैं सर? Prohibition of the prohibition, prohibition of discrimination on the ground of the religion, race, caste, sex or place of birth. State shall not, sir, state shall not discriminate against any citizen. सर सिटीजन लिखा है, पर्सन नहीं लिखा है। पर्सन की बात हो जाती है तो उसमें फॉरेन भी आ जाता, फॉरेनर भी आ जाते हैं और इंडियन भी आ जाता है। नागरिक के बारे में बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? पॉलिटी में वर्ड घुमा देते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। सो ये बोल रहा है कि भाई साहब जो स्टेट है, अर्थात गवर्नमेंट है या स्टेट है, वो किसी भी नागरिक के अगेंस्ट या फिर उसके विरुद्ध कोई भी किस तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। किसको लेकर भेदभाव नहीं करेंगे सर? रिलीजन को लेकर, रेस को लेकर, कास्ट को, प्लेस The voice is not coming properly. बर्थ देम, इनमें से कोई एक भी चीज को लेकर वो डिस्क्रिमिनेट करता है। जस्ट ऐसे करना प्लीज। Okay, now voice is coming clear. Are you able to listen me? Am I audible?
Yes, sir. या सो स्टेट सर रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, या फिर इनमें से कोई भी एक, बस एक इनमें से कोई भी पैरामीटर है उसके आधार पर स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी सिटीजन्स के अगेंस्ट। सर पहला क्लोज इसका ये बोलता है, आर्टिकल 15 का पहला क्लोज ये बोलता है। ये बात समझ में आई? अब दूसरी बात समझिए सर, ये तो मैंने पहली बात कर दी। अब इसका मतलब क्या है भाई साहब, ये कि आप कोई भी पब्लिक रेस्टोरेंट में जा सकते हो, होटल में जा सकते हो, ठीक है, पब्लिक प्लेसेस वगैरह, एंटरटेनमेंट वगैरह, सिनेमा हॉल में आप जा सकते हो। ये आर्टिकल 15 से आपको सर पावर मिलती है। आर्टिकल 15 इज अ फंडामेंटल राइट माय डियर फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए 12 से 35 के बीच में फंडामेंटल राइट है। बट इसका मतलब ये नहीं कि सर आर्टिकल 15, 14 और सभी में जितने भी क्लॉज आते हैं वो सब फंडामेंटल राइट है। नहीं माय डियर फ्रेंड, सारे फंडामेंटल राइट नहीं है। फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं रिजर्वेशन, सर रिजर्वेशन इज नॉट फंडामेंटल राइट माय डियर फ्रेंड, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है। सो प्लीज डोंट टिक, अगर आता यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि सर रिजर्वेशन इज अ फंडामेंटल राइट, से सर नो, रिजर्वेशन इज नॉट फंडामेंटल राइट सर। ठीक है, ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, इस पे बहुत कंट्रोवर्सी भी होती रहती है। खैर जो भी उसका इशू आएगा तब भी आएगा, तब उसको अच्छी डिटेल से डिस्कस करेंगे। हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू माय डियर फ्रेंड, कि पहला क्लोज ये बोलता है, दूसरा क्लोज क्या बोलता है सर, इसका बी सेक्शन क्या बोलता है कि सर ये बाथिंग घाट वगैरह होता है जहां नहाने वाने की चीजें होती है ना, पता है, गंगा वंगा ये वो सारी चीज, जहां भी पब्लिक चीजें होती है वहां की बात करें कुल मिलाकर, वहां भी आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे सर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको इस आर्टिकल में बताना चाहता था वो सर क्लोज 3 है। क्लॉज 3 ऑफ द आर्टिकल 15 व्हाट दैट सेज सर, क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन। मतलब ये दोस्तों कि सर इस आर्टिकल में जो भी क्लॉज 1 2 3 ABC दे रखे हैं वो स्टेट को प्रिवेंट नहीं करेंगे कि भाई साहब यदि आप विमेन या चिल्ड्रन के लिए कोई भी नियम कानून बनाते हो तो इस आर्टिकल में जो भी प्रोविजन दे रहे हैं अगर वो कुछ आपके बीच में एक तरह की बाधाएं बन के खड़े होते हैं तो सर उनको नेगेट किया जाएगा, अर्थात उनको नहीं माना जाएगा। मतलब स्टेट को प्रिवेंट नहीं करेंगे ये लॉ बनाने के लिए, किसके लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द वीमेन एंड चिल्ड्रन। मैं विमेन पे स्ट्रेस कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि आने वाले टाइम में अभी सब कुछ टाइम बाद अपन जेंडर की बात करेंगे, राइट, इसलिए ये आर्टिकल मैंने आपको दिखाया। इज दैट क्लियर माय डियर? ये चौथा और पांचवा फिर इस तरह से क्लोज लिख लिया, बट ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी अपन बात करने वाले हैं आज। नाउ दोस्तों अपन बेसिकली जो चैप्टर का नाम है क्या है सर, चैप्टर का नाम देखिए पहले क्या है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो देखिए पॉलिटिकल स्फीयर में किस तरह से ये सारी चीज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड कि जेंडर एंड पॉलिटिक्स इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। सबसे पहले अपन बात करेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, सेक्स के आधार पर, जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार, इजंट इट? पहली चीज तो ये आपको समझने की सर, इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब ये होता है कि सर आपने किसी भी काम को सेक्स के आधार पर अर्थात जेंडर के आधार पर बांट दिया, उसी को बोलते हैं सर सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। इस तरह के वर्ड यूज कीजिए सर, बहुत बड़ी लाइन में लिखिए, मेंस में आपको पता होना चाहिए, वर्ड की लिमिट होती है वहां पर सर 250 या 200 वर्ड्स में आपको लिखना पड़ता है। सो राइटिंग इंस्टेड ऑफ राइटिंग लॉन्ग पैरा, आप जस्ट इस टाइप की फ्रेज या वर्ड्स वगैरह यूज कीजिए, इससे समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को आप कहना क्या चाहते हो। नाउ कमिंग टू द पॉइंट अगेन कि सर सेक्सुअल डिवीजन का मतलब ये है कि भाई साहब ये एक्स काम है वो मेल करेगा और वाई काम है वो फीमेल करेगी सर। भाई ये किसने डिसाइड किया? भाई किसी ने डिसाइड नहीं किया, ये किसने डिसाइड किया सर? सोसाइटी ने डिसाइड किया। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं कि भाई घर का काम कौन करेगी, बोलेंगे महिला करेगी। खाना कौन बनाएगी? महिला बनाएगी, मम्मी बनाएगी, चाचा बनाएगी, पड़ेगा, राइट? ये किसने डिसाइड किया सर? किसी ने डिसाइड नहीं किया सर, ये किसने, सोसाइटी ने डिसाइड किया। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, यदि विमन होती है वो जॉब करती है,
Sir, और there is a lag in between your ये voice. महिला आपके घर खाना बनाने के लिए आती है। तो ऐसा नहीं है कि है जो जो मेल है, पुरुष है, महान आदमी है, वो उसके खाना सकता। रिशु, स्नेहा जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, कैन यू लिसन मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? Sir, there is यस। in between lag is there in your voice. अच्छा, लगी हो रही। तो एक काम कीजिए, मैं लेफ्ट होके वापस कनेक्ट हो रहा हूँ, तो प्लीज के जाइएगा मत, हाँ? अब आवाज आ रही है मेरी आपको? प्लीज बताइए, थोड़ा सा कंफर्म कीजिए। Yes, sir. Yes. ओके, स्लाइड भी दिख रही है आपको? No, sir. नहीं दिख रही? Yes, देखिए sir. देखिए, Visible. दिखेगी भी। एक मिनट, एक सेकंड। ओके, नहीं। सो मैं ये बता रहा था कि दोस्तों, ऐसा नहीं है कि खाना सिर्फ महिला को बनाना आता है, पुरुष नहीं बना सकता। महान पुरुष बना सकता है सर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हॉस्टल की आप बात करोगे, हॉस्टल हॉस्टल में आप रहे होंगे, मैं भी रहा हूं, आपको पता ही होगा सर। हमारे हॉस्टल में अराउंड 25 जो मेंबर्स थे, वो सारे के सारे मेल थे। खाना बनाते थे वो पूरे हॉस्टल के, अराउंड 500 लोगों के। ठीक है, स्टूडेंट्स वगैरह रहते थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिला ही खाना बना सकती है, पुरुष को नहीं आता। बिल्कुल आता है सर। सो सर, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? प्रॉब्लम इज दैट माय डियर फ्रेंड, कि जब महिला घर पे काम करती है, खाना वाना बनाती है, तो सर उनको पैया नहीं दिया जाता है। पैया मतलब समझते हो? रुपया, अर्थात मनी। ये पेड वेज नहीं होता है सर, इसलिए इस काम को प्रायोरिटी कम दी जाती है। बट ये हॉस्टल या फिर रेस्टोरेंट और इस तरह की बात करते हैं, यहाँ पर पैसे मिलते हैं सर, पैसे, रुपया मिलते हैं। तो इसलिए पुरुष भी यहाँ पे आराम से खुशी खुशी करता है। सो वी नीड टू रिकॉग्नाइज द वर्क डन बाय द वीमेन एट होम एज वेल। और वीमेन की बात करते हैं सर, यहाँ पर काम नहीं करती, या फिर एमएनसी में काम नहीं करती है सर। बड़ी बड़ी पोजीशन होती है, वहां पर भी काम करती है। सीईओ वगैरह हो गई है, साइंटिस्ट वगैरह हो गई। सरोजिनी नायडू को एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी का एग्जांपल ले लीजिए। हाल ही का एग्जांपल अगर लेना चाहो तो श्रीमती निर्मला सीतारमन जी का एग्जांपल ले लीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने अभी बजट पेश किया। सो ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। ये तो सोसाइटी डिसाइड कर दी कि सर महिला ये करेगी, खाना बनाएगी, चाय बनाएगी, ये करेगी, वैसा करेगी। नहीं सर, विमन कैन डू सर, अच्छे से कर सकती है। और एक कोई रिपोर्ट आई थी शायद कोई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, वहां की जगह महिलाएं वगैरह सरपंच थी, तो सर वहां का परफॉर्मेंस जहां पर पुरुष सरपंच हुआ करते थे उनसे भी अच्छा रहा। isn't it? So women have skills to explore, बट उनको थोड़ा सा एक्सपोजर मिलना चाहिए, उनको टाइम मिलना चाहिए, उनको गाइडेंस मिलना चाहिए, राइट है। सो ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होना चाहिए, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड थिंग, इम्पैक्ट ऑन दी सोशल एंड पॉलिटिकल की बात करते हैं सर। तो सर इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है अगर आप सेक्सुअल डिवीजन और इस तरह की सारी चीज करते हो तो। क्यों? क्योंकि सर देखिए, सोसाइटी में पहली बात तो ये है कि महिला को किस तरह से देखते हैं। पहली बात तो इस तरह से देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल नई नई शादी होगी, अगर महिला आ रही है, चलिए बहुत अच्छी बात है, सुंदर महिला है, लड़की आ रही है, एकदम ब्यूटी है। ब्यूटी कब है सर? वो दहेज लेके आ रही है, डाउरी लेके आ रही था। वो डाउरी लेके नहीं आ रही तो नहीं सर, भली वो एमबीबीएस करके ही, चाहे आईएएस क्यों ना बन कर हो। एक तरह का कई बैक ऑफ द माइंड इस तरह की चीज रहती है। सम ऑफ द फैमिली, मैं नहीं बोल रहा हूँ हर एक फैमिली का, बट सम ऑफ मोस्ट ऑफ द फैमिली आई वुड से, कि उनके दिमाग में ये बात रहती है सर। पुरुष प्रधान समाज क्या होता है सर? यही होता है पैट्रियार्की। इसका मतलब क्या है सर? वहां की जगह माना जाता है कि जो इंसान है वही भगवान है। इंसान मतलब मेन जो है, पुरुष है वही भगवान है, ठीक है सर। तो वो चीज यहाँ पर होती है, ठीक है। इस तरह के सीरियल वगैरह बनाए जाते हैं कि जो महिलाएं काम वगैरह नहीं करती है, घर पे बैठी बैठी क्या करती, कुछ ही नहीं, चलो सास बहू का सीरियल ही देखो। सो क्या होता है, जो एकता कपूर टाइप के जो होते हैं प्रोड्यूसर वगैरह, वो इनको टारगेट करते हैं। तो सर यही काम नहीं, इसके अलावा दूसरा काम भी महिलाएं कर सकती है, ठीक है। एमएस एमिल का नाम सुना होगा आपने, माइक्रो स्मॉल और जो इंटरप्राइजेस वगैरह होती है, छुट्टी वाली, कुटीर उद्योग वाला, ठीक है, वो चीज भी कर सकते हैं। बट कैसे सर? उनको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, दे शुड गेट सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट मिलना चाहिए, और मिलता है, ठीक है। आप कोई भी बिजनेस वगैरह शुरू करो तो बिल्कुल आपको मिलता है, isn't it? खैर ये आज की बात है।
नाउ कमिंग टू इस तरह की क्या डिफरेंट डिफरेंट चीज होती है, ये काम बांट दिया गया और सिर्फ महिला को इस पिक्चर में ही सर फिक्स कर दिया गया कि बस यही काम है। दैट शुड नॉट हैपन माय डियर फ्रेंड, दैट शुड नॉट हैपन, ये नहीं होना चाहिए। सो अगर ये चीज होता है तो सर सोसाइटी में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नेगेटिव पड़ेगा सर। क्यों पड़ेगा सर? अरे सर सेक्स रेशियो गिर जाएगा सर, पॉलिटिकल स्फीयर में देखोगे वीमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, isn't it? अगर ये नहीं होगा तो सर पूरी जनरेशन आपकी बैठ जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि भाई एक लड़के को पढ़ाते हो तो एक लड़के को ही पढ़ाते हो, लेकिन एक लड़की को पढ़ाते हो तो पूरी जनरेशन को पढ़ाते हो, ठीक है। सो डेफिनेटली इट इम्पैक्ट सर, एक पढ़ी लिखी लड़की जो रहती है पूरे परिवार को, पूरी फैमिली को एजुकेट कर सकती है। सो दोस्तों ऐसा नहीं कि आज अगर देखते हैं तो हमारा जो विमेन की बात करते हैं तो उनकी स्थिति में परिवर्तन आया है। क्यों आया है सर? क्योंकि सर फेमिनिस्ट मूवमेंट शुरू हुए थे, महिलाओं की जो बात थी उनको रखा गया है और उस मूवमेंट को कहते हैं सर फेमिनिस्ट मूवमेंट। ये पॉलिटिकल साइंस में भी आता है सर, जो ऑप्शन लोगे तब पता चलेगा आपको कि किस तरह से होता है, कौन फेमिनिस्ट फर्स्ट पर्सन है बला। बट हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड सर कि आज महिलाएं डॉक्टर है, इंजीनियर है और बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब करती है, ठीक है, आईएएस की तैयारी कर रही है या कर चुकी है, बन चुकी है, सीएम कलेक्टर ब्ला ब्ला। ये क्यों है सर? जस्ट बिकॉज ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट। अदरवाइज शुरू में कोई ध्यान नहीं देता सर। 1951 की अगर बात करो तो सर नहीं ध्यान देते, एंड इवन इन टुडे इन दी सॉरी रूरल एरिया सर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है सर। इवन तबियत भी खराब होती तो ठीक है, बोलते हैं चलो ठीक है कुछ नहीं है, 5 मिनट में 10 मिनट में हो जाएगा, डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे। अगर लड़की की तबियत खराब हो तो नहीं, डॉक्टर को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ। ये क्या है सर? ये पुरुष प्रधान समाज है। दैट शुड बी चेंज माय डियर फ्रेंड, दैट शुड बी चेंज, दैट्स रियलिटी है। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट सर, यदि हम देखते हैं काम की तो इनकम जनरेटिंग काम अगर पुरुष के द्वारा किया जाता तो सर 6 घंटा किया जाता है, और महिलाओं की बात करते हैं तो 2 से 3 घंटे के बीच में काम किया जाता है। लेकिन हाउस होल्ड जो होता है उससे संबंधित घर का कामकाज की बात करते हैं तो सर आधा घंटा पुरुष काम करता है, महिलाएं 5 घंटे काम करती है। हाउस मेकर, शी इज लाइक की ऑफ योर हाउस। जब महिलाएं आती है शादी करके, मतलब लड़की आती है, महिला तो लाइक शी कैन प्ले वाइटल रोल इन मेकिंग योर फैमिली। 5 घंटे देती है सर। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है सर? इसको वैल्यू नहीं दी जाती इस काम को। लेकिन यही 5 घंटे अगर वो प्राइवेट सेक्टर में या फिर पब्लिक सेक्टर में कहीं भी जॉब करती है तो सर आपकी रिस्पेक्ट 10 गुना बढ़ जाएगी, इतनी गुना। लेकिन हियर नो। क्यों? क्योंकि वी डोंट रिकॉग्नाइज द वर्क डन बाय द वीमेन एट द होम, राइट। इस तरह से सारी चीज देख लो आप, तो ये चीज होती है। दैट शुड बी अंडरस्टूड बाय अस। नाउ अपन थोड़े विदेश की कंट्रियों की बात करते हैं दोस्तों, स्कैंडिनेवियन कंट्री की बात करते हैं, ठीक है, जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। तो इनका जो पार्टिसिपेशन रहता है, इन देश की महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो पब्लिक लाइफ में रहता है सर वो ज्यादा रहता है एज ए कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज, राइट है। क्यों? क्योंकि सर वहाँ पर एजुकेशन ठीक ठाक है, बढ़िया है, सारी चीज हेल्थ वेल्थ, महिलाओं को थोड़ा ठीक ठाक तरीके से रिप्रेजेंटेशन वगैरह दिया जाता है, सारी चीज दिया जाती है। लेकिन यहाँ पर इफ यू टॉक अबाउट आवर कंट्री सर, हम बहुत पीछे हैं, ठीक है, बहुत पीछे सर। इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है हमको। स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस से अभी तक की अगर बात करते हैं फिर भी हम बहुत पीछे हैं सर। हमको स्वतंत्रता मिल गई है लेकिन फिर भी हम हमारी महिलाओं को इस पोजीशन पे नहीं ले आए कि सर वो आज पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल सके। क्यों? क्योंकि सर आज भी हमारी सोसाइटी वो किस तरह की है? मेल डोमिनेटेड है। पुरुष का जो डिसीजन चलता है होता है उसी को एक्सेप्टेड किया जाता है, उसी को बोलते हैं पैट्रियार्किकल सोसाइटी। मैट्रियार्किकल सोसाइटी मतलब क्या होता है सर? जहाँ पर माताओं की चलती, महिलाओं की चलती है। होता है कहीं कहीं फैमिली जहाँ पर महिला की चलती है, वहां पर उनको बोलते हैं सर कि महिलाओं की चलती है जगह मैट्रियार्किकल सोसाइटी, लेकिन जहाँ पुरुष की चलती है उसको पैट्रियार्किकल सोसाइटी, राइट। सो अब होता है क्या सर? अगर ये चीज डिस्क्रिमिनेशन वगैरह सारी चीज होती तो सर क्या होता? महिलाओं के लिए डिसएडवांटेज होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, ऑपरेशन होगा, बिल्कुल ही होगा सर। अगर तो महिला को बराबर दर्जा नहीं दे रहे हैं तो, ठीक है। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं सर तो विमेन में कितना है? 54% अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। विमेन की बात करते हैं तो 76% whereas if you talk about the women so 54% सर। 100 में से सिर्फ 54 महिलाएं ही शिक्षित है, और वो भी हायर एजुकेशन में सर बहुत कम रेशियो है उनका, और 66% मेल का है सर, ठीक है। तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन इनइक्वालिटी हुई यहाँ पे हुई कि नहीं? बिल्कुल नहीं माय डियर फ्रेंड। सो दैट शुड बी अंडरस्टूड। इसको एड्रेस करने की आवश्यकता है।
हायर एजुकेशन में तो बहुत ही कम महिलाएं होती है, बहुत ही कम लड़की जाती है सर, क्योंकि पैसे लगना, ये लगना, और बहुत दिक्कत आ जाती है। ठीक है, ये ऐसा सोचा जाता है सोसाइटी के द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की पढ़ेगी तो ही पैसा लगेगा भाई, वो फीस तुम लड़के के लिए भी तो दोगे। लेट्स से 4 लाख रुपए आपके एक इंजीनियरिंग कॉलेज में लग रही है पर ईयर की, तो ये लड़के के लिए लग रही है कि लड़की के लिए नहीं लगेगी? लगेगी पैसा। बट हमारा माइंडसेट ऐसे ही रहता है कि नहीं भाई, लड़की को नहीं, लड़के को पढ़ाना। दैट शुड बी चेंज माय डियर फ्रेंड, दैट शुड बी चेंज्ड। नाउ दूसरी बात ये क्या सर, जो काम करती है, लेट्स से पढ़ भी गई आपकी लड़की, पढ़ने के बाद में जॉब लेती है, लेट्स से एमएनसी कोई कंपनी है, मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन है, और वहां पे काम कर रही है, तो सर आपको जो वेज दिया जाता है, आपकी जो सैलरी दी जाती है सर, वो कम दी जाती है, कम दी जाती है एज ए कंपेयर टू मेन। और पुरुष के तुलना में आपको तनख्वाह कम दी जाती है सर, सैलरी आपको कम दी जाती है। दैट शुड नॉट हैपन। क्यों सर? नहीं, उनको ऐसा लगता है कि सर महिलाएं कम काम करती है, ऐसा मुझे तो नहीं लगता यार। लेट्स से आपको सॉफ्टवेयर वगैरह बना रही है, उतना दिमाग लड़का लगाए उतना ही दिमाग लड़की लगाएगी, तो उसमें इक्वल वेज होना चाहिए। बट नहीं होता है सर, आज भी नहीं होता है। पता कर लीजिए अगर मैं, आपको ऐसा लगता है कि ना आज भी होता है ऐसा, कुछ कुछ कंपनी में होता है। क्यों होता है? क्योंकि सर we have a law, we have a कानून एक्ट that is called the Equal Remuneration Act of 1976। वो ये बोलता है कि सर आपकी कंपनी में यदि पुरुष हो या महिलाएं हैं, दोनों काम कर रहे हैं या दोनों में से एक काम कर रहे हैं, तो सर जो डिटरमाइन किया गया है वेज, दैट शुड बी इक्वल टू विमन, और विमन का, पुरुष का जो वेज होता है उसके बराबर होना चाहिए। अर्थात दोनों का वेज क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि 1 रुपए की सैलरी आप एक काम करने के लिए पुरुष को दे रहे हो, तो 1 रुपया ही एक काम करने के लिए महिला को भी आपको देना होगा, अदरवाइज आपको इस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, आपके ऊपर केस दर्ज किया जाएगा। नॉट ओनली दिस माय डियर फ्रेंड, आर्टिकल 39D वो यही कहता है कि सर इक्वल काम के लिए इक्वल वेज दिया जाना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। आर्टिकल 42 है सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता होना चाहिए, डीपीएसपी का पार्ट है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब अपन पॉलिटी पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत जी, तो उस समय अच्छे से मैं डिस्कस करूंगा। बट ये भी बोलता है कि सर जब महिलाएं वगैरह प्रेग्नेंट वगैरह है, या फिर शादी मतलब प्रेग्नेंट वगैरह हो, तो उनको मैटरनिटी बेनिफिट वगैरह, रिलीफ वगैरह मिलता है, तो वो देना चाहिए। ठीक है, तो कुछ प्रोविजन है और होना भी चाहिए, इजंट इट, ताकि क्या हो सके सर, उनको इक्वल वेज मिले, इजंट इट। दैट इज फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम ये कि दोस्तों बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं ना, जिनकी शादी हो गई या फिर शादी हो गई या होने वाली, तो उनके दिमाग में ये रहता है कि भाई हमको तो लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। ठीक है, अगर लड़कियां, उनको वो मेडिकल चेकअप करवाते हैं, ठीक है, और अगर लगता है कि भाई लड़की है, ठीक है, जो भी सेक्स डिटर्मिनेशन वगैरह करवाते हैं और उनको पता चलता है कि लड़की है, तो सर उसका गर्भपात करवा देते हैं, अबॉर्शन करवा देते हैं। सच ए बैड थिंग, बट दिस द रियलिटी सर, होता है। लेकिन ये बैन है सर ये नहीं कर सकते हो, इलीगल है सर, पकड़े गए हो ना जेल वेल हो जाएगी, नानी याद हो जाएगी आपको। दैट शुड नॉट हैपन। बट क्या करें, जो लोग जितने एजुकेटेड रहते हैं उनके दिमाग में बहुत सारी चीज रहती है कि लड़के ही चाहिए। बट दैट शुड नॉट हैपन माय डियर फ्रेंड, एज एजुकेटेड पर्सन वी नीड टू अंडरस्टैंड। देखिए दोस्तों, ये सारी चीज आती है तो फिर बहुत दिक्कत आती है। उसमें से एक दिक्कत क्या है सर, चाइल्ड सेक्स रेशियो या फिर सेक्स रेशियो की अपन बात करते तो कम हो जाता है माय डियर फ्रेंड। देखिए 1951 और अबाउ समथिंग, ये वाला जो कलर दे रखा है इसमें ये है। अगर हम बात करते हैं सर 1875, इसका मतलब ये हो रहा सर 1875 गर्ल्स पर 1000, 1000 बॉयज पे 875 लड़कियां हैं। सर बताओ, एक लड़के मतलब शादी करते तो 1 कपल चाहिए, तो एक लड़का और एक लड़की चाहिए, बताओ कैसे होगी शादी? बाकी के जो लोग बचे हैं, ठीक है, 225 के आसपास जो लोग बचेंगे या फिर 125 के आसपास जो लोग बचेंगे, बताओ ये शादी कहाँ करेंगे? नहीं ना, सेक्स रेशियो कम हुआ कि नहीं? हो गया सर, ये प्रॉब्लम आई आपको। ठीक है, ये चीज कहाँ पे व्याप्त है? देखिए ये वाला एरिया है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है। ठीक है, दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम सर। ये वाला भी एरिया देख लो थोड़ा सा, ये वाला भी यहाँ पे 900 के आसपास ये वाला एरिया में। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है सर, सेक्स रेशियो कम हो गया। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, सो दैट शुड नॉट हैपन। नाउ दूसरी बात करते हैं सर, विमेन का रिप्रेजेंटेशन इन द पॉलिटिक्स है। सर क्या ही बात करें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की, जैसा कि आपको पता है कि दोस्तों बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन था 1951 के आसपास, शायद 5% और समथिंग था। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता 5% है, बट जहां तक मुझे याद है 5 पॉइंट समथिंग है, तो यही होगा शायद, प्लीज चेक कर लीजिएगा, गलत डेटा मैं नहीं बताना चाहता। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि महिला का जो रिप्रेजेंटेशन होता है सर, वो बहुत ही कम है सर, लेजिस्लेशन की तरह बहुत ही कम है सर।
अगर अपन बात करते 2019 के लोकसभा की इलेक्शन, तो सर वहां पर 14.36% ही उनका रिप्रेजेंटेशन है। सर 50% अगर पॉपुलेशन है तो उनका 50% ही उनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में होना चाहिए, बट इट इज नॉट दैट केस माय डियर फ्रेंड। हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड, हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड। और अगर असेंबलीज की बात करते तो सर 5%। शेमफुल थिंग फॉर अस। अब बताओ ये दिक्कत होती है? नहीं है तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम चाहते ही नहीं कि महिला पॉलिटिक्स में आए। चलिए कमिंग द पॉइंट। दूसरा दोस्तों, अपन ने ये लोकसभा और असेंबली की बात की। सर दूसरी बात ये है कि सर जो कैबिनेट होता है सर, वहां पर भी महिलाएं नहीं होती, वहां पर भी मेल डोमिनेटेड होते हैं। आज का कैबिनेट देख लीजिए, कितनी महिलाएं हैं कैबिनेट मिनिस्टर, पता कीजिए। नहीं है सर। अगर 10 मिनिस्टर से उसमें से तो ये समझिए कि 7 तो मेल ही होंगे, 2-3 गलती से हो जाएगी महिलाएं। ठीक है, मुझे तो दिखती नहीं है। तो निर्मला जी हैं वो दिखती हैं, श्रीमती उनका नाम स्मृति जी है, बस 1-2 ही दिखते हैं, इसके अलावा तो है ही नहीं। कैबिनेट, कैबिनेट का पता ना कैबिनेट कौन सा होता है सर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, फिर उसमें से अंत से एक 15 लोगों की निकलती है, फिर उसके बाद में से फिर कैबिनेट बनता है। ठीक है, फिर उसमें से भी कैबिनेट में पावरफुल बंदा रहता है, वो पीएम रहता है। ठीक है, ये 11th इंसेट में तेरा का वहां पर आऊँ। डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जो कैबिनेट इज लाइक सर, वही जो डे टू डे काम होता है ना सर, वो डिसीजन लेती है। ये बॉडी होती है वही डिसीजन लेती है। और कैबिनेट में भी जो सुपरमैन होता है, जिसको बोल सकते हैं बॉस जो होते हैं, वो पीएम साहब होते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी सर महिलाएं देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है सर, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है सर। ऐसा नहीं महिलाएं वगैरह चीफ मिनिस्टर वगैरह या मिनिस्टर वगैरह बन सकती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर वगैरह मैंने आपको एग्जांपल दिया है। ठीक है, इस तरह से। तो सर ये प्रॉब्लम है, तो इसकी समस्या क्या है सर? सॉरी, ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है सर? सोल्यूशन ये हो सकता है कि सर हम ये बाइंडिंग करें, लीगली बाइंडिंग करें कि सर जब भी कैबिनेट हो या फिर कोई असेंबली हो, उससे संबंधित कोई कमिटी वगैरह हो, उसमें X% ऑफ महिलाएं होना अनिवार्य है। इट शुड बी मैंडेटरी। ये होना चाहिए सर, लीगली बाइंडिंग होना चाहिए, तब ये चीज को सॉल्व किया जा सकता है। बट सर 33% रिजर्वेशन की जो बात कर रहे थे अपन लोकसभा में सर, सर वो आज तक बिल पता नहीं कहाँ आता है, लोकसभा में डिस्कस होता है, एक सभा से पास हो जाता है, दूसरी सभा में जाता है, खत्म हो जाता है, उसका पता ही नहीं चलता है। पिछले 10-20 सालों से हम इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, नहीं होता है सर। सो क्या है सर? इंडिविजुअली वी नीड टू एम्पावर आवरसेल्फ सर। हम खुद को, हमें हमको ही एम्पावर करने की आवश्यकता है, ताकि हम हमारे पॉलिटिकल लीडर को अकाउंटेबल बना सके। उनको बोले कि भाई साहब ये चीज कीजिए आप। ठीक है, ये मुद्दा ही पॉलिटिकल, जब एजेंडा होता है सर इलेक्शन वगैरह, उसमें इसका वो ही नहीं बनाया जाता है, एजेंडा में लिखे नहीं जाता है, और लिखा भी जाता है तो वोट ले लेते हैं, फिर भूल जाते हैं। वहां तक छोड़िए, जब कैबिनेट में महिलाएं जाती है, लेट्स से महिला जाती है, लेट्स से उनको फीमेल का सपोर्ट करना चाहिए, बट दे विल नॉट सपोर्ट। डू यू नो व्हाई? क्यों नहीं सपोर्ट करें? क्योंकि सर पार्टी 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 लाइन से ऊपर नहीं जाना है सर। कहते हैं थियोरेटिकल सर कि हम पार्टी लाइन से ऊपर कर डिसीजन लेते हैं, ऐसा करते हैं, हम बहुत महान है और ये है। बट इन रियलिटी माय डियर फ्रेंड, इवन दे डोंट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड इन द फेवर ऑफ द वुमेन, चाहे वो विमेन ही उस कैबिनेट में क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पावर चाहिए उनको सर। अगर ऐसा करेंगे तो विप नाम की भी चीज होती है, पार्टी से अगेंस्ट, पार्टी के अगेंस्ट आप वोट नहीं दे सकते, नहीं तो आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, तो आपकी पोजीशन वगैरह जो भी है मिनिस्टर वगैरह वो भी खत्म हो जाएगी। फिर ये अगला पॉइंट, आई मीन यहाँ दिन से का पॉइंट है कि मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों रिप्रेजेंटेशन नहीं है, महिला का है, लेकिन कहाँ पर है सर? लोअर जो लोकल बॉडीज वगैरह है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वहां पर है सर, म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह है वहां पर है सर। ठीक है, कितना परसेंट आपको पता ही है सर, 1/3% उनके लिए रिजर्व किया जाता है। ठीक है, तो आज अगर देखते हैं तो लगभग लगभग 10 लाख के आसपास महिलाएं हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन वो सर लोकल लेवल पर ही है, रूरल लेवल पर ही है। ठीक है, तो उनको नेशनल लेवल पर लाने की आवश्यकता है। So gender division is example that some of the social division, सर gender division अगर बढ़ जाता, गैप हो जाता, तो वो social division हो जाता है। ठीक है, और उसको फिर that need to be expressed in the politics, सर पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करने की आवश्यकता है। क्यों करने की आवश्यकता है? क्योंकि सर यदि जेंडर के आधार पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और उस बात को यदि आप पॉलिटिकल स्फीयर में लेकर नहीं आ रहे, तो पॉलिटिकल लीडर्स आपके फेवर में कभी कानून बनाएंगे ही नहीं।
और आपका हमेशा ही क्या होता रहेगा, शोषण होता रहेगा, आपका हमेशा ही एक्सप्लॉइटेशन होता रहेगा माय डियर। So if there is a division on the basis of this gender, that should be bring कहाँ पे लाना चाहिए सर, that should be brought in the political sphere, so that लोग डिस्कस कर सके कि हाँ सर ये महिलाएं अपने देश की, अपनी माँ बहन बेटी वगैरह है सर, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, isn't it? और दोस्तों यदि ऐसा होता है, अगर आपकी वॉइस को पॉलिटिकल स्फीयर में लाया जाता है तो सर आपको फायदा होता है, और स्पेशली किनको होता है, जो डिसएडवांटेज्ड महिलाएं हैं, जो डिसएडवांटेज महिलाएं मतलब जैसे कि वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की जो महिलाएं, उनको बेनिफिट होता है अगर ये सोशल डिवीजन वाला, जो सोशल डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर, आई वुड से जेंडर के आधार पर जो डिवीजन वगैरह होता है उसको पॉलिटिकल स्फीयर में इशू किया जाता है, तब रेज किया जाता है, तो उनको एम्पावरमेंट मिलता है। क्योंकि अगर जो थोड़े सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेटस जिस महिला का अच्छा है, सो उसका इतना शोषण नहीं होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू दोट्स फीमेल जो कि घर काम कर रही है, काम वाम यहाँ कर रही है, गाँव में वगैरह वगैरह, जो भी खेती वेती का काम कर रही है। नाउ अगर वर्ल्ड वाइड अपन देखने की कोशिश करें सर, महिलाओं का नेशनल पार्लियामेंट होती है, उसमें अगर हम देखने की कोशिश करें कि सर उनका कितना प्रतिशत रिप्रेजेंटेशन है, तो माय डियर फ्रेंड आपको देखकर ताज्जुब होना चाहिए, आपको सरप्राइज होना चाहिए कि देखिए ये नॉर्डिक कंट्रीज है, ठीक है सर, ये कौन सी कंट्री है सर, ये नॉर्थ यूरोप की कंट्रीज वगैरह है, नॉर्थ अटलांटिक के आसपास वाली जो कंट्री वहाँ की है, देखिए सर उसमें कितना परसेंट है, 42.3%। लेकिन देखिए सर यहाँ पर देखिए ये कौन सी कंट्री है, अमेरिकन कंट्री, वहाँ पर 29%, यूरोप में यहाँ पर है, सब सारा अफ्रीका वाली कंट्री, ये एशिया में कितना है, और ये अरबियन में देखिए, अरब अरब स्टेट वगैरह उनमें देखिए, और इंडिया का देखिए 11.8%। ये एवरेज है सर, वर्ल्ड का एवरेज, वर्ल्ड का एवरेज कितना है सर, 24% एवरेज है, उसमें से इंडिया का कितना है सर, 11.8%। तो सर एवरेज का भी 50% नहीं है सर, इसका भी 12% होता है। Isn't it such a bad situation? यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं सर, जो अरेबियन कंट्री है सर, वहाँ पे मुस्लिम डोमिनेट है, लेकिन फिर भी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन वहाँ की जा रही है थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए कितना है, सच ए बैड सिचुएशन सर, वी नीड टू एड्रेस सर, वी नीड टू एड्रेस। इसलिए जेंडर डिवीजन अगर होता है, जेंडर डिवीजन अगर होता है तो सर उसको पॉलिटिकल स्फीयर में लाने की आवश्यकता है, फेमिनिस्ट मूवमेंट करने की आवश्यकता है, और किया तभी आज इतना आपको एम्पावरमेंट है, अदरवाइज ये भी नहीं होता। नाउ अब बात करते हैं रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स की, ठीक है, ये तीनों भाई साहब में क्या अंतर है, तो रिलेशन है। तो देखिए दोस्तों, जब रिलीजन की बात आती है, तो हमारे फादर ऑफ द नेशन गांधी जी क्या बोलते हैं, गांधी जी कहते हैं सर, यूज्ड टू से, कहते थे कि सर रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं। फिर से सुनिए क्या बोला मैंने सर, ये स्टेटमेंट है ना सर, ये कहाँ यूज कर सकते हो सर, आप GS2 में यूज कर सकते हो, एथिक्स में यूज कर सकते हो, मतलब GS4 में यूज कर सकते हो सर, GS2 में हो गया, ये एथिक्स में हो गया सर, ऐसे में यूज कर सकते हो सर। इसलिए बोलता हूँ सर, NCERT, द हिंदू, एटलस एंड PM बख्शी का द कॉन्स्टिट्यूशन, दीज आर द की ऑफ द UPSC और बैकबोन ऑफ द UPSC। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, कि गांधी जी कहते थे कि सर राजनीति को धर्म से अलग नहीं होना चाहिए और उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों एक और पॉलिटिकल थिंकर है जिनको बोलते हैं मैकियावेली, आप आगे पढ़ोगे पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन लोगे तो तब पता चलेगा मैकियावेली क्या कहते हैं। उन्होंने एक बुक लिखी है, उनका बुक का नाम है प्रिंस, और वो कहते हैं कि सर राजनीति और धर्म को अलग होना चाहिए, देयर शुड बी सेपरेशन बिटवीन दी पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। बट गांधी जी क्या कहते हैं कि नहीं भाई साहब, रिलीजन और धर्म, रिलीजन और पॉलिटिक्स में सेपरेशन नहीं होना चाहिए। वो ऐसा क्यों कहते हैं? पहली बात तो ये कि वो रिलीजन वहां पर कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है सर, रिलीजन का मतलब ये नहीं कि सर हिंदुइज्म और इस्लामिज्म और समथिंग इज्म नहीं है सर वहां पर। सर वो रिलीजन की बात करते हैं तो बोलते हैं सर मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं, वो एथिक्स की बात करते हैं, और वो ये कहना चाहते हैं कि सर आपके पास मॉरालिटी है, आपके पास एथिक्स है, इन चीजों की अगर अंडरस्टैंडिंग है तो सर अगर आप पॉलिटिकल स्फीयर में हो तो सर ये आपको गाइड करेगी that how you should conduct yourself in the political sphere so that you can make laws
इन द फेवर ऑफ द पीपल। क्यों? क्योंकि आप एथिक्स, नैतिकता के साथ, मॉरलिटी के साथ आप कानून बनाओगे। इसीलिए गांधी जी कहते थे कि भाई साहब रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट नहीं करना चाहिए, और दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड। बट मैकियावेली बोलते हैं कि नहीं भाई साहब, अलग कर दो। ठीक है, उनकी बात अलग है, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन होगा तब उसमें बात करेंगे। चलिए, कौन भाई साहब आ रहे हैं, उन्हें एडमिट कर लीजिए, कर लेते हैं। नाउ दोस्तों, जो कम्युनल राइट्स होते हैं, सांप्रदायिक दंगे वगैरह होते हैं, ठीक है, वेरियस रिपोर्ट से पता चलता है कि सर जो विक्टिम होते हैं वो कौन होते हैं सर? जो रिलीजियस माइनॉरिटी होती है वो उनके विक्टिम होते हैं। ठीक है सर, क्यों होते हैं? क्योंकि सर वो नंबर ऑफ द पीपल होते हैं वो कम होते हैं, संख्या में कम होते हैं, लेट्स से 10% और दोस पर्सन हु आर इन द मेजॉरिटी, लेट्स से 90%, तो डेफिनेटली कुछ लड़ाई बड़े झगड़े होते तो 90 लोग उसको तो मार ही सकते हैं। सो ये चीज है। नाउ तो सर इनके साथ क्या होता है सर? इनके साथ इस तरह की चीज होती है, विक्टिम बन जाते हैं राइट्स के, इनके ऊपर इस तरह की चीजें चलती है। तो ये बोलते हैं कि नहीं भाई साहब, गवर्नमेंट आप कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स लीजिए जिससे कि हमारा शोषण ना हो। ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट वगैरह ने लिए भी है, और क्या क्या है वो जब भी आएगा तब बताऊंगा। बट यहाँ से इस पॉइंट से ये चीज समझ में आती है कि सर कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, कम्युनलिज्म वाली चीज जब आती है, जहाँ पर कम्युनल राइट्स होते हैं, आपको पता है 2002 में हुआ था खतरनाक। That should not happen my dear friend again। अगर होता है तो दोनों या तीनों जितने भी रिलीजन हैं आपस में अगर लड़ते हैं तो उन्हीं का ही नुकसान होगा। बाकी पॉलिटिकल लीडर का क्या होता है? कुछ नहीं होता है, आपको पता है। श्रीलंका का भी एग्जांपल है, किसका होता है? कॉमन पीपल का। कॉमन पीपल मीन्स हु? यू एंड मी, अपन लोग। बाकी लीडर लीडर ही रहेंगे, उनका कुछ नहीं होना जाना है। ठीक है, सो वी शुड अंडरस्टैंड एज अ इंडिविजुअल माय डियर फ्रेंड दैट नो रिलीजन इज सुपीरियर देन अनदर रिलीजन। एक रिलीजन दूसरे रिलीजन से सुपीरियर नहीं है, महान नहीं है। ठीक है, अगर आपके अंदर ये फीलिंग आ गई कि सर मेरा रिलीजन एक्स रिलीजन से महान है, सर आप कम्युनल राइट्स के एक विक्टिम बन चुके हैं। ये समझिए, आपके कम्युनल थॉट्स आपके अंदर आ गए हैं, और आप बहुत ही जल्दी इस चीजों के इंडल्ज हो जाएंगे, इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर आपका ब्रेन वॉश हो चुका है। You are not in a position to understand what is the difference between the communalism or secular state। पता ही नहीं चलेगा आपको। That should not happen। Now, सर हमारे देश में और विदेश में भी महिलाओं ने मूवमेंट्स किए। क्यों किए भाई? बहुत सारे फैमिलीज लॉस थे, वो उनके अगेंस्ट थे, उन महिलाओं को डिस्क्रिमिनेट करते थे। फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, मुस्लिम महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था भाई, मूवमेंट हुआ या फिर गवर्नमेंट ने फिर क्या उसके ऊपर स्टेप लिया एंड रिजोल्व किया उनको। सिमिलरली एग्जांपल अपन अनटचेबिलिटी का ले लेते हैं। ठीक है सर, उसकी भी प्रॉब्लम थी, उसको भी सॉल्व किया कि नहीं किया सर? सो दैट शुड बी एड्रेस्ड। अब बात करते हैं कम्युनलिज्म की सर, कि कैसे होता है कम्युनलिज्म, जन्म कैसे लेता है सर? जब एक रिलीजन को देखा जाता है कि ये सर एक नेशन के आधार पर है, अर्थात एक धर्म का जन्म एक देश के आधार पे हुआ है, उस तरह से आप देखना शुरू कर दें। अर्थात मैं एग्जाम की बात करता हूँ तो इस्लाम का ओरिजिन कहाँ से हुआ था सर? अरब कंट्रीज वगैरह था, आपको पढ़ा होगा अपने मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री में। ठीक है, तो यदि आप ये सोचने लगे कि सर हिंदू इज्म इंडिया का है, लेकिन इस्लाम की बात करते तो सर इस्लाम इज नॉट फ्रॉम इंडिया, वो बाहर से आया है, तो सर ये एक ओरिजिन पॉइंट होता है, यहां से कम्युनलिज्म जो होता है उसकी शुरुआत हो जाती है। और इसकी शुरुआत आगे तब बढ़ती है जब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब आपने आपको बहुत महान समझने लगते हो, अर्थात अपने आप के रिलीजन को आप महान समझने लगते हो कि मेरा ही रिलीजन पूरा वर्ल्ड में सबसे अच्छा है, बाकी सब बकवास है। मेरा ही अल्लाह कहता है बस ऐसे ही, मेरा ही अल्लाह है, वही सुपर्ब है, ही इज अल्टीमेट गॉड। और हिंदू अगर कहने लगे नहीं सर हमारा भगवान ही अच्छा है, जय श्री राम है, सर आप कम्युनल राइट वाली बातें कर रहे हो, और कम्युनलिज्म आपके दिमाग में नहीं, आपके खून खून में बस चुका है। सो दैट शुड नॉट हैपन। अगर इस तरह की बातें करते हो तो आप समझ जाइए कि सर दैट पर्सन, चाहे वो एजुकेटेड हो या ना हो, कम्युनलिज्म उसके अंदर भर गया है, दैट शुड नॉट हैपन। दूसरी बात है कि सर कम्युनलिज्म, जो कम्युनलिज्म है वो एकदम पीक पॉइंट पे कब आता है?
सर वो जब आता है जब स्टेट पावर अर्थात गवर्नमेंट एक रिलीजन का दूसरे रिलीजन या फिर नंबर ऑफ रिलीजन के ऊपर सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश करे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इंडिया में यदि बोले कि भाई साहब इस्लाम सबसे बढ़िया रिलीजन है, इससे अच्छा रिलीजन ही नहीं है और यही आपको फॉलो करना है, सर इट विल लीड टू ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन और आई वुड से अमंग द रिलीजन्स, और ये एक कम्युनल राइट्स का क्या ले लेगा, रूप ले लेगा सर, बिल्कुल लेगा सर। सो दोस्तों, जब आप रिलीजन को यूज करके पॉलिटिक्स करते हैं तो सर उसी को बोलते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स, उसी को ही बोलते हैं सांप्रदायिक राजनीति। और हर नेता कहता है कि सर वो नेता सांप्रदायिक राजनीति करता है, जबकि जो बोल रहा है वो भी खुद करता है। बट दैट शुड नॉट हैपन माय डियर फ्रेंड। लेकिन होता है क्योंकि मैन इज पावर सीकिंग एनिमल, उसको पावर चाहिए सर। और यदि कुछ जो फॉलोवर वगैरह हैं, अगर वो बोलते कि सर आपके अंदर भी कुछ कॉमन चीजें, हमारे अंदर भी कॉमन चीजें, हमें कि वो है ऐसा है वैसा, तो सुपरफिशियल करते, सिर्फ दिखावा करते हैं सर। बट इन रियलिटी उनके अंदर ये रहता है कि नहीं सर मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। ये इस तरह की चीज क्या करती है सर, कम्युनल राइट्स को बढ़ावा देती है। आप हो हिंदुइज्म को फॉलो करते हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो तो भी अच्छी बात है। आप इस्लाम को फॉलो करते हो, अच्छी बात है, नहीं करते हो, अच्छी बात है। इट शुड डिपेंड अपॉन द पर्सन हाउ ही इज परस्यूइंग और हाउ ही विल परस्यू इन द फ्यूचर, कि रिलीजन को किस तरह से मुझे लेना है। अगर एक दूसरे के बीच में सुप्रीमेसी वाली बात आती है तो सर वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होना तय है। सो देखते हैं कम्युनलिज्म सर किस तरह से पॉलिटिक्स में आता है और किस तरह से वेरियस फॉर्म में प्लेस लेता है। जैसे कि कॉमन एक्सप्रेशन है कम्युनलिज्म का, वो क्या हो सकता है, जब आप खुद अपने जीवन में डे टू डे लाइफ में ये विश्वास करते, बिलीव करते हैं कि सर एक्स रिलीजन है वो बहुत अच्छा है और वाई रिलीजन वो बेकार है। आपने एक रिलीजन की इमेज फिक्स कर ली, स्टीरियोटाइप थिंकिंग बना दी कि भाई आतंकवादी आते हैं वो सिर्फ एक्स रिलीजन से आते हैं, और अच्छे लोग आते हैं साधु संत वो वाई रिलीजन से आते हैं। तो सर ये क्या है, कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म है। ये धीरे धीरे कम्युनल चीजों को बढ़ावा देगी। सुपीरियरिटी नहीं होना चाहिए, अगर सुपीरियरिटी वाली शो कर रहे तो फिर अगेन वो वाला पॉइंट है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या है कि दोस्तों ऐसा अपने अंदर भी आ जाता है, ठीक है, अपने को ऐसा लगता है कि नहीं मैं ये चीज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी फॉर एग्जांपल आई एम प्रैक्टिसिंग हिंदुइज्म, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ हिंदुइज्म को, तो मेरे अंदर ये वो आ जाता है कि भाई नहीं मैं ही सुपीरियर और हिंदुइज्म ही सुपीरियर है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सो यू शुड इनलाइटिंग योरसेल्फ सर। आपको खुद को ज्ञान देने की आवश्यकता है, किसी को दूसरे की देने की आवश्यकता नहीं। आप कीजिए, अच्छी बात है, बट जिस दिन सुपीरियरिटी अपने समझने लगी उस दिन फिर अब क्या होता है सर, कम्युनल माइंड जो होता है स्पेशली पॉलिटिकल लीडर्स सर, वो लीड करता है किसको, पॉलिटिकल पावर डोमिनेंस वगैरह चाहिए उनको, और वो अपनी कम्युनिटी को फेवर करने के लिए भी कहता है कि सर आप एक्स कम्युनिटी के मुझे ही वोट दीजिए, आप हिंदू है हिंदू को ही वोट दीजिए, आप मुस्लिम मुस्लिम को ही वोट दीजिए, ठीक है। और आपको पता है फिर इस तरह की मेजोरिटेरियनिज्म की भी चीज आ जाती है, जो कि श्रीलंका में अपन एग्जांपल देखा था। दैट इज नॉट गुड अगेन फॉर द कंट्री, अगर साथ में रहना है तो, ठीक है। अब ये क्या होता है कि लेट्स से कि एक्स जो रिलीजन है वो बहुत ही डोमिनेंस में है, लेकिन जो वाई है वो माइनॉरिटी में है सर। तो अगर एक्स वाला बोलता है कि सब एक साथ आ जाओ, यूनाइट हो जाओ, तो वाई वाला भी फिर बोलेगा, चाहे वो माइनॉरिटी में क्यों ना, फिर भी यही बोलेगा कि सर आप भी एक साथ आ जाइए, क्योंकि जो डोमिनेंट जो रिलीजन था उनके सारे लोग एक अम्ब्रेला के नीचे आ गए, तो आप भी एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाइए। दैट इज अगेन माय डियर फ्रेंड नॉट गुड। क्यों? क्योंकि आपको पता हो तो रिलीजन बेसिस पे ही कंट्री का बंटवारा होगा। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है सर रिलीजियस लाइन पर ही। हमेशा आपने देखा होगा कई बार जब चुनाव आता है तब बोलते हैं हिंदू हैं हम, हमको वोट दो, मुसलमान है हमको वोट दो, हमारी पार्टी का नाम ये दीजिए, हम दलित पार्टी वाले हैं हमको दलित को दीजिए, हम दलित के लिए हम कानून बनाएंगे, लाभ लाभ फलाना देखा, ठीक है।
ये क्या है सर? ये सब बकवास है। दैट शुड नॉट हैपन। नहीं तो ये कम्युनलिज्म को क्या करेगी? जन्म देगी माय डियर फ्रेंड। धर्म की बात होती है वहां की जगह कम्युनलिज्म की बात आ जाती है सर, अगर उसको ठीक ढंग से डील नहीं करते हैं सर। ना केवल दिस, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। सेक्रेट सिंबल्स वगैरह है। फॉर एग्जांपल कोई एक्स कम्युनिटी, एक्स रिलीजन है, जैसे हिंदू का कोई व्यक्ति है, वो कैंडिडेट है, वो लड़ रहा है इलेक्शन, वो आ जाएगा श्री राम का झंडा लेके आ जाएगा, वो है ना, कौन सा पीला कलर का, कौन सा है जो भी है, उस तरह का लेके आ जाएंगे, जय श्री राम के नारे लगाएंगे। फिर अगर वाई कम्युनिटी का है, मुस्लिम का है, तो फिर वो कुछ अल्लाह अल्लाह का कुछ लेके आ जाएंगे, ग्रीन कलर का चादर वादर ले आएंगे कि अरे ये चादर है, ये वो है, ठीक है। ये तो ये क्या होता है सर? ये सर इमोशनल अपील करते हैं लोगों से, और उनको बोलते हैं कि सर आप सब लोग एक साथ आ जाइए पॉलिटिकल अरेना में, ताकि हम चुनाव जीत जाएं। और कभी कभी तो सर इतना भयानक कम्युनलिज्म हो जाता है कि वायलेंस हो जाता है, मसक्कर हो जाता है सर, राइट्स हो जाते हैं। गुजरात वाला सीन आपको याद होगा। और सबसे खतरनाक वाला तो आपको पता ही है, हिस्ट्री में कई बार पढ़ते हो, ये कई बार आएगा, दैट इज पार्टीशन। कम्युनल राइट पे ही पार्टीशन हुआ था मतलब। तो दोस्तों कम्युनलिज्म अच्छी बात है नहीं सर, कम्युनलिज्म अच्छी बात नहीं है, सांप्रदायिक दंगे वंगे अच्छी बात नहीं है सर। हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग कई कम्युनिटी, कई रिलीजन और कई तरह की भाषाएं बोलते हैं, हम सबको एक साथ रहने की आवश्यकता है, वो सबसे अच्छी बात है। साथ में रहते हुए हमको शांति से रहने की आवश्यकता है। तो हमारा जो देश है सर, हमारा जो कंट्री है, ये सेकुलर कंट्री सर, अर्थात हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है सर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, वो बहुत ही समझदार थे सर। उनको पता था कि सर जो कम्युनलिज्म नाम की चीज है ना, ये जहर है। ये शुरू से ही व्यक्तियों के दिमाग में डाला गया, 1956-7 की बात करते तब से ही सर। उनको पता था कि कम्युनलिज्म उस समय भी प्रॉब्लम थी, आज भी है, और भविष्य में भी कम्युनलिज्म की रहेगी, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स सर इसको इन्फ्लुएंस करते हैं एंड दे वांट टू गेट पॉलिटिकल पावर। तो सर उनको पता था, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर को पता था कि सर ये चीज होने वाली थी। उन्होंने इसलिए बोला कि सर देयर विल बी नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडिया, इसलिए भारत का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। इसलिए हमारा देश आज सेकुलर स्टेट है सर। अगर लेट से शुरू शुरू में बोल देते कांग्रेस, तो कांग्रेस पार्टी को बहुत सारे क्रिटिक्स थे, वो क्या बोलते थे कि सर ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये हिंदू पार्टी है, हिंदुओं लोगों की पार्टी है। तो अगर वो चाहते तो भारत को इंडिया ना कहते हुए, सेकुलर ना कहते हुए बोलते कि हिंदू कंट्री और हिंदू ही इसका ऑफिशियल रिलीजन होगा। सर अगेन बंटवारे से नहीं बंटवारा हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, और आज तो पीक पॉइंट पे चीज है रिलीजन, धर्म को लेकर। तो सर आज क्या हो सकता है सर? यू कांट इमेजिन क्या हो सकता है। सो वी शुड थैंक आवर पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स कि उन्होंने एक सेकुलर स्टेट बना के गए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के गए, ठीक है। नहीं तो अगर अपन बात करते श्रीलंका की, तो वहाँ क्या बुद्धिज्म वगैरह है, पाकिस्तान की बात करते तो इस्लाम वगैरह है, क्रिश्चियनिटी इंग्लैंड वगैरह है, ठीक है। सो हमारा जो संविधान है वो सर एक स्पेशल स्टेटस है, स्पेशल रिलीजन वगैरह कोई पहचानता नहीं है। सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म हमारे लिए समान है, सभी धर्म के लिए समान भाव है। इसलिए हमारा संविधान है सर, हर एक व्यक्ति को बोलता है कि भाई तुम्हारी इच्छा हो उस रिलीजन को प्रोफेस करो, प्रैक्टिस करो, प्रोपोगेट करो। आप हिंदू हो तो ठीक है, आप भगवत गीता करिए, कर्मकांड करिए, जो भी करना है वो भी करिए, ठीक है। तो आप मुस्लिम हो तो भाई कुरान पढ़िए, कुरान को आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ठीक है। जो भी आपको करना कीजिए, ठीक है, ये फ्रीडम है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। ना केवल हमारा संविधान ये अधिकार भी देता है, बल्कि यही बोलता है कि सर रिलीजन के आधार पे आप डिस्क्रिमिनेट भी नहीं करोगे। आर्टिकल 15 शुरू में मैंने आपको बताया था, महिलाओं से संबंधित भी था, रिलीजन से संबंधित था, रेस से भी संबंधित था, ठीक है सर। लेकिन फ्रीडम भी देता है सर, और यही बोलता है कि रिलीजन के आधार पर, कौन बोलता है? हमारा संविधान बोलता है कि सर आपको जो करना वो करो, फ्रीडम में आपको आपके जो भी आप रिलीजन को प्रोपोगेट करते हो उसके लिए। लेकिन एट द सेम टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है सर, और ये भी कहता है कि सर स्टेट को इंटरवीन करने की आवश्यकता है, या इंटरवीन कर सकता है कब? जब सोसाइटी में अगर इनइक्वालिटी हो, तो उसको इक्वालिटी सोसाइटी बनाने के लिए दे कैन इंटरवीन।
स्टेट कैन इंटरवीन सर इन द मैटर ऑफ द रिलीजन इन ऑर्डर टू मेक क्या सर इक्वल सोसाइटी बनाने के लिए स्टेट रिलीजियस स्फीयर में इंटरवीन कर सकते हैं और करते हैं। एग्जांपल सर बैन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी थी सर उसको हटाना, ठीक है सर। हिंदुइज्म में ज्यादा होती प्रैक्टिस, दो दूसरे रिलीजन में भी होती है, जो दूसरे रिलीजन में उनको पता होगा, ठीक है। नहीं पता हो तो पढ़ लीजिएगा, पता पढ़ के पता चल जाएगा। और अगर फिर भी नहीं पता है तो आपको उस कम्युनिटी का, लेट से क्रिश्चियनिटी में होती है या नहीं होती है, आप क्रिश्चियन आपका दोस्त हो तो पूछिएगा, बता देगा वो। बोले झूठ मत बोलना, ईमानदारी से बताना बेटा, बताएगा, जरूर बताएगा। नाउ दोस्तों, हमारा संविधान सेकुलर है, वो अच्छी बात है, होना भी चाहिए, इसकी आवश्यकता, लेकिन सर पर्याप्त नहीं है। किसके लिए? अगर कम्युनलिज्म को खत्म करना है तो उसके लिए ये जरूरी है कि सेकुलर स्टेट होना चाहिए, और हमारा संविधान है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सो जो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है डे टू डे लाइफ में, उनको काउंटर करने की आवश्यकता है। जो न्यूज चैनल, टीवी चैनल पे आ जाता है, ये देखिए ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, एक्स कम्युनिटी का ये कर दिया वो कर दिया, इसको सर काउंटर करने की आवश्यकता है। और जो रिलीजन के आधार पर मोबिलाइजेशन होता है पॉलिटिकल स्फीयर में, जब इलेक्शन वगैरह आता है, उसको भी काउंटर करने की आवश्यकता है माय डियर। तो कम्युनलिज्म को कॉम्बैक्ट किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। अब लास्ट के दो टॉपिक है बहुत ही अच्छे, कास्ट एंड पॉलिटिक्स की बात करेंगे सर। कास्ट, कास्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? जाति। जाति का मतलब जो कभी नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक्स फैमिली में जन्म लिया हूं, तो सर ये मैंने डिटरमाइन नहीं की सर कि मेरी जाति क्या होगी, मैं लड़का हूँ लड़कियों को भी, लेकिन मैं इस फैमिली में आया और इस फैमिली की जो भी जाति है वही मेरी जाति, मैं जब तक मर जाऊंगा तब तक ही रहेगी सर। और इवन मरने के बाद भी कोई अगर मेरे बारे में बात करेंगे और अगर बात जाति की आएगी तो सर बोलेंगे वो एक्स कम्युनिटी से था। तो कास्ट मतलब जाति, जाति मतलब जो कभी नहीं जाती, मरने के बाद भी नहीं जाती है सर, ठीक है सर। सो कास्ट सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड है, वैसे टॉपिक है सर हमारे इंडियन स्फीयर में अगर बात करते हैं तो। सो अपने जेंडर की बात की, रिलीजन की बात की, अब बात करते हैं कास्ट डिवीजन की, ठीक है, किस तरह से होता है सर। कास्ट अगर अपन बात करते हैं तो ऋग्वेद की अगर बात करो तो वहां से किस तरह सारी चीज थी, वर्ण वगैरह वो सारी चीज, फिर वो ज्यादा ज्यादा पीछे हो जाएगा। अभी की बात समझिए, ऑक्यूपेशन से अपन उसको समझते हैं कि भाई साहब कोई व्यक्ति एक्स काम कर रहा है तो वो वाई कम्युनिटी का है, ठीक है, मतलब आप प्रिडिक्ट करते हो या फिर पता चल जाता है कि भाई साहब ये काम कर रहा है तो मतलब ये कम्युनिटी होगा बंदा, ठीक है। तो क्या होता है, वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास होता है, और वही ऑक्यूपेशन फिर उसकी कास्ट बन जाती है, आइडेंटिटी बन जाती है। कोई शू वगैरह बना रहा है तो शू मेकर वगैरह है तो वो शू कास्ट वाली से बिलोंग करेगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किस कास्ट से बिलोंग करते थे? कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, याद रखिए, महार कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। महार भी एक कास्ट है इसी में, ठीक है सर, शेड्यूल कास्ट में। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, सो कास्ट सिस्टम है ना सर, ये बहुत ही खतरनाक है। कास्ट सिस्टम इज एन एक्सट्रीमली फॉर्म ऑफ दिस। किसका सर? वही ऑक्यूपेशन की बात कर रहा हूं मैं सर। जब कास्ट की बात करते हैं तो सर वो रिफ्लेक्ट किया जाता है ऑक्यूपेशन से, कि आप एक्स ऑक्यूपेशन कर रहे हो तो आप वाई कम्युनिटी के, वाई कम्युनिटी कर रहे हो तो लाभ लाभ ऐसा, मतलब ये बहुत ही एक्सट्रीमली फॉर्म वाली चीज हो गई है, isn't it? और ये आपको पता है, ये पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सिस्टम होती है, एंशिएंट इंडिया में भी पढ़ोगे, बाकी जगह भी आएगा। अगर सोसाइटी वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ भी आएगा कि हाउ आवर सोसाइटी इवॉल्व, कैसे हमारी सोसाइटी बनी आज की सोसाइटी, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर आज तक की, ठीक है। उसमें पूरा आएगा वर्ना सिस्टम, ये ऑक्यूपेशन, कास्ट वास। अब सर जो कास्ट सिस्टम है ना सर, वो एक्सक्लूजन है सर। एक्सक्लूजन किसके अगेंस्ट सर? जो आउटर कास्ट, जो आउटकास्ट। सर आउटकास्ट का मतलब क्या हो सर? जो आज की जो एससी और एसटी कम्युनिटी है, उन्हीं को आउटकास्ट पहले कहा जाता था, ठीक है, स्टार्टिंग में, शुरू में उन्हीं को आउटकास्ट के नाम से भी, ग्रुप सी के नाम से भी जाना जाता था। तो ये क्या एक एक्सक्लूजन है सर, इंक्लूजन नहीं है। उनके साथ भेदभाव है, बहिष्कृत जिसे बोलते हैं, एक्सक्लूजन है सर। कास्ट सिस्टम क्या है? एक्सक्लूजन सर, इंक्लूजन नहीं है, isn't it? और जो कास्ट सिस्टम रहता है सर, बहुत ही भयानक होता है, उनके साथ इनह्यूमन बिहेवियर किया जाता है सर।
मानव को मानव, इंसान को इंसान नहीं समझते, अनटचेबिलिटी करते, छुआछूत करता। बताओ इंसान से छुआछूत करने की बात है? आपकी भी दुकान है, उसकी भी दुकान है, आपकी भी एक नाक है, उनकी भी एक नाक है, ऐसा तो नहीं है आपकी 4 नाक है उसकी 1 नाक है तो डिस्क्रिमिनेट करो। बट जिनके दिमाग में रहता है कीड़ा वो तो करते ही हैं, ठीक है। दैट शुड नॉट हैपन। जैसे बैन भी आर्टिकल 17 आपको पता होना चाहिए, आपको एक्ट भी आपको पता होना चाहिए, कौन सा? SC एट्रोसिटी, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 वाला, वो भी है। अगर ऐसे नहीं मानोगे तो ऐसा मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो ये क्या एक्सट्रीमली फॉर्म ऑफ दिस सर कास्टिज्म है। तो ऐसा नहीं कि कास्टिज्म को हटाने की कोशिश नहीं की गई, हमारे लीडर्स थे उनके द्वारा की गई है सर। रिफॉर्मर्स, ज्योतिबा फुले, सच ए ग्रेट रिफॉर्मर, गांधी जी, पूज्य गांधी जी, बापू जी, B.R. अम्बेडकर, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पेरियर साहब जी, ठीक है, रामस्वामी जी, हेक्कर जी है, इन सारे लोग थे। इन्होंने क्या एडवोकेट किया कि भाई साहब सोसाइटी में इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए, हम एक इस तरह की सोसाइटी बनाए जहाँ पर कास्ट ना हो सर, कास्ट ना हो। बिकॉज अम्बेडकर और गांधी जी आल्सो सपोर्टेड, बट ये एक बहुत बड़ा डिबेट चलता रहता है। आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन लोगे तो मुझे पता चलेगा कि इनके बीच में क्या डिबेट चलता है। गांधी जी बोलते कास्ट सिस्टम को अलाउ करते थे, अम्बेडकर बोलते थे नहीं कर सकते थे। एक बेसिक डिफरेंस मैं बता दूं सर आपको कि देखिए, गांधी जी का मानना यह था कि सर हमको सबसे पहले फ्रीडम किससे लेना है? गोरे लोगों से। अर्थात गांधी जी वांटेड टू टेक फ्रीडम फ्रॉम दी ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स से आजादी लेना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का मानना था कि सर देखिए, अगर ब्रिटिशर्स चले गए हमारे देश से तो हमारी बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी। So Dr. B.R. Ambedkar used to say कि sir we should eradicate casteism, हमारी सोसाइटी से करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो कास्टिज्म से फ्रीडम लेने की आवश्यकता है। अगर अंग्रेज है तब तक हम बार्गेनिंग पावर कर सकते हैं। आपको पता हो फिर पूना पैक्ट वगैरह हुआ था 1932, हमने लवाड़ है लाभ हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, पढ़िएगा। बट इतना बेसिक डिफरेंस है। बाकी दोनों ही ग्रेट लीडर थे। ऐसा नहीं कि गांधी जी के कारण देश आजाद हो गया, और ऐसा ही नहीं कि अम्बेडकर जी वही है सारी चीज, नहीं। सब लीडर का कंट्रीब्यूशन है, सबके पॉजिटिव एस्पेक्ट है, सबके नेगेटिव एस्पेक्ट है। बट माय डियर फ्रेंड, ये क्वेश्चन कभी कभी उसमें इंटरव्यू में पूछा जाता है। आई टॉक्ड, मैंने कुछ मेरे फ्रेंड्स वगैरह उनसे बात की थी जो कि IAS वगैरह IPS वगैरह हैं, उन्होंने बताया कि हाँ बिल्कुल पूछा जाता है। पूछते हैं अम्बेडकर नेशनल लीडर थे कि या नहीं थे। कुछ लोग जिनके दिमाग में कास्टिज्म वगैरह भरा रहता है तो वो तो बोल देते कि सर नहीं थे। गांधी जी थे कि नहीं? बोल देते कि थे। माय डियर फ्रेंड, दोनों ही नेशनल लीडर थे। भले उनके व्यूज थे वो डिफरेंट थे, बट दोनों ही नेशनल लीडर थे। माय डियर फ्रेंड, नेशनल के बारे में वो सोचते थे, नेशन के लिए काम करते थे। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसके लिए बनाया? क्या उन्होंने अमेरिका के लिए बनाया या फिर SC ST के लिए ही बनाया? लेकिन वो पर्सपेक्टिव क्यों लाते हैं? उनको लगता है कि रिजर्वेशन इस तरह की चीज लाए वो सिर्फ जो वल्नरेबल सेक्शन या फिर SC ST कम्युनिटी थी उन्हीं के लिए लेके आए, तो इसलिए गांधी अम्बेडकर को नेशनल लीडर कंसिडर नहीं करते हैं, इसलिए बोल देते कि अम्बेडकर नेशनल लीडर नहीं करते। सर ये नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आपने बिना कहे बता दिया कि आप कास्टिज्म में बिलीव करते हैं, और जो सच ग्रेट लीडर्स जैसे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उनको आप लीडर ही नहीं मानते। दैट शुड नॉट हैपन माय डियर फ्रेंड, प्लीज रिमेंबर। नहीं तो आपको अगेन, अगर 2021 में आपने इंटरव्यू दिया तो फिर 2022 तक हो सकता है कि फिर 2023 में आपको इंटरव्यू देने का मौका मिले, 1.5 साल वापस वेट करना पड़ेगा। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, अब बात करते हैं कास्ट इन द पॉलिटिक्स। क्या खतरनाक टॉपिक है यार। कास्ट, वर्स्ट फॉर्म ऑफ द कास्ट पॉलिटिक्स में ही देखने को मिलता है सर आपको। सर कास्ट की क्या ही बात करूं मैं, आप पॉलिटिक्स में आप खुद इन चीज़ों से वाकिफ होंगे। सर क्या होता है, पहले तो ये देखा जाए, जो रहते हैं ना पॉलिटिकल लीडर रहते हैं ना, वो देखते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें देखते हैं कि भाई साहब कौन सी कम्युनिटी के लोग वहां पर है, और उसी के हिसाब से वो कैंडिडेट को नॉमिनेट करते हैं। लेट्स से यादव बहुत ज्यादा है एक्स कम्युनिटी में, सॉरी एक्स कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वहां पर यादव को ही इलेक्ट वो करेंगे, नॉमिनेट करेंगे कि भाई इसी को वोट मिले। हाँ, ये ट्रिक खेलते हैं सर। लेट्स से कोई दलित कम्युनिटी की कोई वहाँ की जगह बहुत ज्यादा मेजोरिटी है, तो फिर दलित कम्युनिटी का कोई लीडर को बोलेंगे भाई साहब चलो चुनाव लड़ो, हम पैसे वैसे देंगे, सब कुछ करेंगे, आपको चिंता ना करो। और फिर क्या करेंगे सर, जो ये लीडर है ना सर, ये दलित लीडर है, वो यादव लीडर है, इनको सर पपेट बना के रखेंगे, अपने हाथ की कठपुतली बना के रखेंगे, और ये वही करेंगे जो लीडर कहेंगे, ना कि
ये वो करेंगे जो लोग कहेंगे। आई बात समझ में? वर्स्ट फॉर्म ऑफ द पॉलिटिक्स माय डियर फ्रेंड, ये चीज होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि हमेशा एक कास्ट के ही बंदे को खड़ा करते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना, वो बहुत चतुर और चालाक होते हैं सर, इतने आसान भी नहीं होते हैं, हालांकि उनको ज्यादा पता नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो बहुत चतुर होते हैं। क्यों होते हैं सर? वो राजनीति का बड़ा ज्ञान रखते हैं, वो कि किस तरह से एमएलए को खरीदना है और बेचना है, और फिर धर्म का और जाति का कैसे इस्तेमाल करना है इलेक्शन में, ताकि इलेक्शन जीत जाए। तो वो ये भी देखते हैं कि दोस्तों कि लेट्स से एक्स और वाई कम्युनिटी के दो कैंडिडेट हैं, उनको इलेक्शन कंटेस्ट करना है, और कोई जेड कम्युनिटी के कोई बंदे हैं और एक्स कम्युनिटी के भी। लेकिन दोस्तों दिक्कत ये, अगर एक्स कम्युनिटी के बंदे को इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करने के लिए खड़ा किया है इन्होंने, तो उसको वोट किसका मिलेगा? सिर्फ एक्स कम्युनिटी का, जो कि यहाँ की जगह माइनॉरिटी में है, अर्थात जेड इज ग्रेटर देन एक्स। थोड़ा मैथमेटिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस में कोई ना। जेड जो कम्युनिटी है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू एक्स कम्युनिटी, तो सर वोट एक्स कम्युनिटी के कैंडिडेट को किसके मिलेंगे? सिर्फ एक्स कम्युनिटी के, तो एक्स क्या होगा? हार जाएगा। तो इसलिए सर ये दिमाग में लगाते हैं कि हम वाई कम्युनिटी के कैंडिडेट को खड़ा करते हैं, ताकि एक्स कम्युनिटी और जेड कम्युनिटी के जो भी इलेक्टर्स हैं, जो भी वोट देने वाले बंदे बंदियां हैं, जो भी लोग हैं, वो सब किसको मिले? वाई को मिले, और हम इलेक्शन जीत जाए। इतना दिमाग, बहुत दिमाग लगाते हैं सर। ये तो एक छोटी सी झलक है। हमारे देश में अगर थोड़ा सा देखते हैं 2011 पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो हिंदू कितने हैं सर? 2001 के अनुसार 18 पॉइंट समथिंग थे, 80.5% था हिंदू, जो कि थोड़ा सा कम हो गया। अच्छी बात है, पॉपुलेशन कमी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन जो कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं उनके लिए तो बहुत कंसर्न का विषय है। वो तो टीवी पे आएंगे, बोलेंगे अरे हिंदुओं अपनी जनता कम हो गई, आ जाओ सब 10-10 बच्चे पैदा करो, ऐसा करो वैसा करो, फालतू बकवास करते हैं वो। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि दे वांट टू गेट इलेक्टेड। पॉलिटिक्स माय डियर, पॉलिटिक्स। बाकी हालांकि वो अगर तुम ऑफ कैमरा अगर पूछोगे तो वो ये बोलेगा नहीं पॉपुलेशन कमी होना चाहिए, बट नेशनल टीवी जो चैनल उसको तो बोलेंगे, क्योंकि लोगों के दिमाग में, उनके उनके लोगों के दिमाग में सांप्रदायिक नाम की कोई चीज होती है, उसका जहर डालना है ना, तभी तो इलेक्शन जीतेंगे। मुस्लिम 14 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, और क्रिश्चियन इतने, और क्रिश्चियन इतने, और कुछ लोग जो इतने इतने हैं, ठीक है। ये कंपोजिशन है, थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा जब सोसाइटी में अपने को लिखने पर है, या फिर डेटा वगैरह कंपेयर करने की आवश्यकता हो, तो मुझे थोड़ा याद इस तरह के कुछ डेटा वेटा लिख दीजिए और बताइए कि साहब इस सेंसस में इतने थे, इतने हो गए। जैसे अगर इसके बोले हिंदू का बोलते कि भाई पहले सेंसस 2001 की हुई थी, उसमें 18% थे, अब 79.5% हो गए। मतलब ये कि हमारी स्टेप्स है। मतलब आपको ऐसा नहीं लिखना कि ये राजनीति वाजनीति नहीं, ये चीज नहीं झलकना चाहिए। आपको क्या लिखना? आपको लिखना है कि सर हमारी गवर्नमेंट है। यही मत लिखिए कि मोदी गवर्नमेंट है या फिर कांग्रेस गवर्नमेंट है, सिर्फ लिखिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकिंग स्टेप टू रिड्यूस दी पॉपुलेशन विच इज गुड फॉर दी कंट्री। कम पॉपुलेशन होगी, ज्यादा रिसोर्सेस होगा, सब लोग अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे, मजे करेंगे, प्रॉस्पेरिटी आएगी हमारी इंडिया में। इजंट इट? इस तरह की अच्छी बातें लिखी। ये बात मैं आपको समझाने के लिए बता रहा, लिखने की बात अच्छी बता रहा। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा लिविंग स्टैंडर्ड की देखते तो जो ट्राइबल पीपल वगैरह इतना इतना है, थोड़ा सा देख लीजिए। तो ये रूरल जो लोग हैं कितने 27% वो बीपीएल है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, और अर्बन देखना है। तो डेटा थोड़ा याद कर लीजिए, कुछ कुछ डेटा वगैरह याद कर लीजिए, क्योंकि इनको मैं सेंस में कोट करने की आवश्यकता है। प्रीलिम्स में तो खैर के पूछेगा इस तरीके से, बाकी पूछ लीजिएगा, मतलब याद कर लीजिए ताकि लिखने की आवश्यकता है। चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं अपन। जब इलेक्शन वगैरह होता है तो सर क्या करते हैं? कास्ट सेंटिमेंट नाम की वो बोलते हैं कि सर इस जाति को इस आधार पे और ये वोट दो, हमारी जाति वैसी है, आपकी भी जाति वैसी है। तो क्या कास्ट सेंटिमेंट फैलाते हो, इमोशनल बातें करते हैं सर, ताकि क्या हो, उनको फेवर मिले। ठीक है, वो ये बोलते हैं कि भाई अपनी कास्ट का कम रिप्रेजेंटेशन है, या फिर अपनी कास्ट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो वो सेंटिमेंट बातें करते हैं। ठीक है सर, यही कास्ट का पॉलिटिक्स में क्या है, रोल है सर। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है, क्या है, जिसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का नाम आपने सुना है, इसका मतलब क्या है? एक सर्टेन एज के बाद ही कुछ लोग वोट दे सकते हैं। जैसे कि इंडिया में 18 है, स्टार्टिंग में 21 थी, ठीक है, बाद में कम की गई थी 1981 में, आपको पता हो तो 18 साल के लड़का लड़की या इससे ऊपर वाले वो वोट दे सकते हैं। तो देखिए सर, ये अच्छी बात है, ये प्रिंसिपल बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या करता है, पॉलिटिकल जो रहते हैं, पॉलिटिकल लीडर, उनको कंपेल करता है कि भाई साहब आपको सारे सोसाइटी को और सारे लोग को क्या करना, मोबिलाइज करने की आवश्यकता है। अगर वो इन लोगों को नहीं करेंगे, लेट्स से कि कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर सब तरह के लोग रहते हैं,
तो भाई वो एक्स कम्युनिटी के वोट से तो नहीं जीत जाएगा, उनको सारी कम्युनिटी का वोट चाहिए तभी वो जीतेगा। क्यों? क्योंकि सर वन वोट वन पर्सन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, इजंट इट? तो अच्छी बात है, इससे तो थोड़ा सा फायदा हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। इससे क्या लोगों को थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है कि नहीं? अरे मिलता है। कितना ही बड़ा पॉलिटिकल लीडर हो, फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते कि पीएम वगैरह है, सीएम वगैरह है, पीएम वगैरह है, भाई पहले भी उन्होंने ना कहीं इलेक्शन लड़ा होगा, तो वो जाके ना सबके क्या करते हैं, पाँव छूते कि नहीं वोटर के, वोट इलेक्शन होने के बाद फिर पाँव नहीं छूते, फिर कुछ क्या करते हैं आपको पता है। हम्म। देखिए दोस्तों, कोई भी पार्लियामेंट्री कम्युनिटी होती है, कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ पर एक ही कास्ट एक मेजोरिटी में नहीं होती है, ठीक है, सिंगल कास्ट वगैरह नहीं होती है। लेकिन जो कैंडिडेट रहता है उसको क्या करना है भाई, उसको सारी पार्टी मतलब सारी कास्ट के लोग से वोट चाहिए तभी वो जीतेगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो नहीं जीत पाएगा, ठीक है ना? तो इसलिए क्या है कि सारे ये होता है कि नो सारे लोगों से अपील करने की आवश्यकता होती है, कास्ट के नाम पे इतना मोबिलाइज आप नहीं कर सकते हो, और करते हो तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आप इलेक्शन नहीं जीतोगे, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स वगैरह होती है, इसका मतलब क्या होता है? ऐसा इसका मतलब ये होता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कास्ट के लोग अधिकतम है, मेजोरिटी में है, तो उसको बोलते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स। मतलब बोले कि एक्स कम्युनिटी के लोग उनको मतलब बैंक और सॉरी वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मतलब उनको ये पता है कि वहां के लोग इसी पार्टी को वोट देंगे, ठीक है, इसको वोट कहते हैं। चलिए आगे समझते हैं थोड़ा और। अब क्या होता है कि दोस्तों, ये चीज मैंने बता दी, इसको ढंग से बताने की आवश्यकता नहीं है। ये भी वही है, सेम चीज़ों की दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें भी। ये बोला कि सम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट फ्रॉम वन कास्ट एंड व्हाइल मेनी वोटर्स हैव नो कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट, ठीक है, इसलिए ये लाभ 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 होती है। मतलब कहने की बात ये कि भाई साहब, कहने की बात ये है कि भाई साहब जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलए होते हैं, वो सर ऐसा नहीं कि हमेशा जीतते रहते हैं, हार भी जाते हैं, ठीक है। आपको पता है कैंडिडेट वगैरह एक या दो से अधिक, एक या एक से अधिक दो तीन भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं, वो भी होता है, तो कास्ट भी रोल प्ले करती है, कभी नहीं भी करती है, ठीक है, क्योंकि उनको सभी कैटेगरी के लोगों से वोट वगैरह चाहिए। तो ये सब नॉर्मल बात है, इसमें कोई वाली बात नहीं किया। लास्ट टॉपिक है दैट इज पॉलिटिक्स इन द कास्ट। तो दोनों टॉपिक अलग है, एक पहले वाला था क्या था, पहले वाला था कास्ट इन पॉलिटिक्स, अब होता है पॉलिटिक्स इन द कास्ट। सच ब्यूटीफुल। देखिए सर, इसका मतलब ये नहीं कि जो पहले वाली अपन ने बात की थी कास्ट इन द पॉलिटिक्स एक वन वे रिलेशनशिप है, टू वे रिलेशनशिप होना चाहिए, होना भी चाहिए सर, प्रैक्टिकल लाइफ में भी टू वे रिलेशनशिप होना चाहिए, वन वे तो चलते ही नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है सर, पॉलिटिक्स से भी कास्ट सिस्टम है उसको इन्फ्लुएंस करती है, कास्ट आइडेंटिटी है उसको भी इन्फ्लुएंस करती है, और उनको एक पॉलिटिकल एराना है, जो पॉलिटिकल एरिया है उसमें लाया जाता है, कास्ट इन द पॉलिटिक्स, ठीक है। कैसे होता है सर, हर एक कास्ट ग्रुप चाहता है कि सर हम एक बहुत बड़ी कास्ट बन जाए, और कैसे बनेंगे वो, एक्स कास्ट अगर उसको बड़ा बनना है, बड़ी कास्ट बनना है, तो जो वाई कम्युनिटी के लोग हैं उनको बोलेगा बेटा इधर जाओ, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि ट्राइबल पीपल है, उनको बोले देखो बेटा एक काम करो, तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, आपको हम पैसे देंगे, उनको बोलेंगे बेटा एक काम करो, तुम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ, हम आपके बच्चों को एजुकेशन देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फलाना नहीं करेंगे। क्यों? ये क्यों कर रहे हैं सर? दे वांटेड टू मेक देयर कास्ट बिगर एज ए कंपेयर to other existing caste so that they can win the election, isn't it? जो सब कास्ट वगैरह होते हैं उनको इंक्लूड करते हैं, इसलिए हिंदू वगैरह बोलते रहते हैं अरे एसटी वाले आ जाओ, सब हिंदू है तुम, क्यों? क्योंकि तरह उनको कम्युनल पॉलिटिक्स करना है, फिर बोलेंगे सर हिंदू की जनसंख्या इतनी है, हम वोट नहीं कर लेंगे, या दैट इज व्हाट हैपेंस सर, पॉलिटिक्स होता ही है, आपको पता ही है, जो होता है वही पढ़ते हैं। अब तो नया कॉन्सेप्ट आ रहा है सर, बैकवर्ड और फॉरवर्ड का, बोलते हैं कि भाई एक्स कम्युनिटी वो बहुत बैकवर्ड है, आप इसका सपोर्ट करो, फॉरवर्ड है उसका मत करो, आपके लोग उसमें नहीं है, बड़े बड़े पोस्ट पे नहीं आए, एक्स वाई एस नहीं है यहाँ, है ना, ठीक है, इनको दूसरे लोगों को पॉलिटिक्स से मत आने दो, नहीं तो आपके बच्चे आईएएस नहीं बनेंगे, ठीक है, इस तरह की मेंटालिटी वगैरह चलती रहती है, ठीक है सर। तो सर ऐसा नहीं कि कास्ट वगैरह बहुत अच्छी चीज भी होती है, कभी कभी एक्सक्लूसिव अगर अटेंशन देते हो आप कास्ट को, तो दिक्कत क्रिएट करती है सर, ठीक है। कास्ट कभी कभी फायदेमंद भी रहती है, क्यों? क्योंकि जब इलेक्शन वगैरह आता है तो भाई अगर सारे कास्ट डिफरेंट डिफरेंट कास्ट ओवर एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वहाँ की जगह सारे कास्ट को बराबर ट्रीट करना पड़ेगा लीडर को, अगर नहीं करेगा तो फिर हार जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों, जब अगर कहते हैं रिलीजन या रिलीजन की बात करते हैं अपन, या फिर
जेंडर की बात करते हैं या फिर अपन कास्ट की बात करते हैं, तो ये सारी चीज होती है सर, एक अच्छी बात नहीं होती है इसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए। सो दिस थिंग्स आर नॉट गुड फॉर दी हेल्दी डेमोक्रेसी, ठीक है। और होती है मतलब होना नहीं चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ ये डिवीजन, ये पॉलिटिक्स वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास सर डिफरेंसेस है तो सर उसको अकोमोडेट करने की कैपेसिटी आपके पास होना चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए सर, आपके पास टैलेंट होना चाहिए कि आप उनको एक साथ कैसे रख सकें, ना कि आप ये करें कि सर वो डिफरेंसेस है तो उनके बीच में सोशल डिवीजन कर दो और फिर उनके मजे लो पॉलिटिक्स में। दैट शुड नॉट हैपन, ये नहीं होना चाहिए सर, आपको पता होना चाहिए। सर ये चीजों से क्या होता है, जब रिलीजन और कास्ट और जेंडर, ठीक है, जो जेंडर तो फिर होना चाहिए सर, एक्सप्रेस होना चाहिए, क्यों, क्योंकि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिले, ठीक है। लेकिन सर जैसे रिलीजन की बात करें अपन या फिर कास्ट की बात करें सर, जब ये पॉलिटिक्स में आ जाती है ना ये चीजें, इनको पॉलिटिसाइज किया जाता है ना सर, तो फिर जो रियल मुद्दे होते हैं सर वो पीछे हो जाते हैं। जैसे पॉवर्टी की बात करते हैं, गरीबी की कोई बात करेगा, कोई नहीं करेगा, बोलेगा बाहर में जाओ, कुछ नहीं करना, हमको इलेक्शन जीतना है, ये बात है। डेवलपमेंट की बात नहीं करेगा, करप्शन की सर, करप्शन की एक रिपोर्ट में पढ़ा था, एक रिपोर्ट में लिखा सर हाईएस्ट सबसे ज्यादा जो करप्शन होता है वो सर जुडिशियरी में होता है, फिर पुलिस डिपार्टमेंट में होता है। तो सर ये ऐसे मुद्दे हैं इलेक्शन में कभी एजेंडा में ही नहीं आते सर, मुद्दे ही नहीं बनते, क्यों, क्योंकि उनके पास रिलीजन और कास्ट वाले दो मुद्दे हैं बस। तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए, अगर ये होगा तो फिर आपकी जो रियल इशू है वो नहीं एड्रेस होंगे, और वो एड्रेस नहीं होंगे तो सर आगे हमारी सोसाइटी बैकवर्ड है, एज ए इंडियन सोसाइटी आई एम टॉकिंग सर, बैकवर्ड है, थी और रहेगी। क्यों, क्योंकि हम इन पे बात ही नहीं करते। एक क्वेश्चन है दोस्तों, ये देख लीजिए छोटा सा, इसमें लिखा है वी स्पीक जेंडर डिवीजन, इसका मतलब क्या है सर, बताइए इसका प्रश्न का आंसर बताइए, कौन बता रहा है? Discrimination on the basis of gender. डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कहाँ पे लिखा, कौन सा ऑप्शन है, बी सी? इसमें लिखा है स्पीक जेंडर डिवीजन, इसका मतलब क्या है? जब हम बात कहते हैं, हम कहते हैं कि जेंडर डिवीजन, इसका मतलब यूजुअली रेफर किसको करते हैं सर? इसको बोलते हैं अनइक्वल रोल्स असाइन्ड बाय सोसाइटी टू मेन, कि बस खाना महिला ही बनाएगी, पुरुष नहीं बनाएगा। भाई जब 4 दिन खाना मत दो उसका, तो खाना क्या, रोटी सब्जी सब बनाएगा, दाल ही बनाएगा, अपनी वाइफ को भी खिलाएगा। बट सोसाइटी, सोसाइटी सर, सोसाइटी, और सोसाइटी में इंसान को रहना ही पड़ता है। सोशियोलॉजी में आप पढ़ते हो कि जो इंसान रहता है वो सर रिलेशन उसको डेवलप करना ही पड़ता है, ये एक आदत ही होती है इंसान की, ठीक है। एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट भी है, बट इफ यू आर बीस्ट और ऐसा गॉड, अगर आप शैतान विस्तान ऐसे कुछ तरह का है, अगर वो हो, मतलब ये तो या फिर जंगली इंसान या फिर जंगली जानवर टाइप के इंसान हो या फिर भगवान हो, तो आप अकेले रह सकते हो, अदरवाइज आपको सोशल रिलेशनशिप में आना ही पड़ता है, क्योंकि आपकी इमोशंस और सारी चीज वगैरह होती है वो सिर्फ लोगों के साथ ही मैच होती है और आप उनके साथ रहना पसंद करते हैं। कमिंग टू पॉइंट नाउ, 9th क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर? Consider the following statement on the meaning of the communal politics. Communal politics is the based on belief that, क्या होता है सर? Communal politics कब होती है सर? जब एक religion is superior than that of the other religion, एक धर्म दूसरे के धर्म से जब सुपीरियर हो, बेहतर हो, तो सर वहां की जगह फिर कम्युनल नाम की चीज आ जाती है। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन कैन लिव टुगेदर, सर ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो हार्मोनी इन द रिलीजन आ जाएगी, हार्मोनी सोसाइटी हो जाएगी। लेकिन हार्मोनी कहाँ होती है, ठीक है, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। फॉलोअर्स ऑफ द पर्टिकुलर रिलीजन्स कॉन्स्टिट्यूट वन कम्युनिटी, बहुत अच्छी बात है, ए एंड सी इसका आंसर हो जाएगा, मैंने राइट आंसर लिख दिया था यहाँ पे, बाकी दूसरा नहीं दिया। खैर थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपको समझ में आया, आपको समझ में दोस्तों, बताइए। यस सर। अच्छी बात है, चलिए अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए। किसी का प्रश्न हो तो बताइए प्लीज, अदरवाइज क्लास फिनिश करते हैं। किसी का कोई प्रश्न? अमृता जी, धीरज, ऋषु एंड स्नेहा। सर बस मुझे इतना पूछना था सर, जो आप बताते हो ना वो, और जो हमें से आते पढ़ते नहीं वाले वो, उनमें ना डाटा अलग अलग दे रखा है, तो जब हम आंसर में वो डाटा लिखेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है? किसने क्या बोला? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी अमृता जी। सर मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे आप जो पढ़ाते हो वो डाटा, और जो हम एनसीईआरटी पढ़ते हो, सेटअप यार, मतलब
सॉरी सर, हाँ मैं दोबारा बताती हूँ सर। हाँ सर कोई ना जैसे मतलब आप जो एनसीईआरटी पढ़ाते हो वो, और जो हाँ एनसीईआरटी मैं पढ़ती हूँ वो, दोनों का हाँ। डाटा अलग अलग है। तो मैम आप तो पुरानी सर एनसीईआरटी अगर, पढ़े हो, आप पुरानी एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, आप न्यू नहीं सर एनसीईआरटी पढ़िए। न्यू है अभी। हाँ तो अगर मेरा मेरे पास ओके। उसमें लिखा रहता है, जैसे 2001 का डेटा है तो वो 2001 का है, तो आप उसका यूज कर सकते हो 2011 से अगर कंपेयर कर रहे हो तो। इस वे में आप यूज कीजिए, लेकिन आप अगर यूज करना है तो आप लेटेस्ट डेटा को यूज कीजिए, मैं हमेशा यही बोलता हूँ। ये ना सॉरी जो सर, डेटा, पर आपने क्या बोला मुझे समझ नहीं आया। मैं ये एक बोल रहा हूँ सेकंड। कि आपको कंपैरिजन करना हो, जैसे कि 2001 में पावर्टी इस लेवल पे थी, 2011 में जो सेंसस आई उसके अनुसार पावर्टी कम हुई, इस तरह के डेटा अपन यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर रिपोर्ट आती है, लेटेस्ट रिपोर्ट वगैरह आती है, जैसे कि अगर नीति आयोग ने आज से 2 साल पहले 2018 में या फिर 2020 में कोई रिपोर्ट निकाली थी और अब 2022 में निकाली, तो अब मैंने 2020 वाला डेटा बताया, तो अभी 2022 वाला यूज कीजिए ना। अगर 2020 वाला पर याद है तो आप उसको कंपैरिजन में यूज कीजिए। यू शुड नो हाउ टू यूज द डेटा। आपको बात समझ में आ रही है अमृता जी? अमृता जी कहाँ चले गए हम? अब आवाज नहीं आ रही है अमृता जी आपकी। चलिए, आई थिंक वी शुड फिनिश द क्लास। सी यू टुमारो, कल मिलते हैं आपसे, जो भी प्रश्न होगा अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.